हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का भाग 2। ठीक, जो इसका भाग 1 है ऑफलाइन कोचिंग में कंप्लीट हो गया है। भाग 2 स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, इसलिए भाग 2 का आज से पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, भाग 2 में टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक, यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिख दिया है पांचों चैप्टर का नाम। पहला है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक, इसके बाद दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, तीसरा है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसके बाद है परमाणु तथा उसके बाद नाभिक। ये 5 चैप्टर है भाग 2 का। ठीक, भाग 1 तो कंप्लीट हो गया है, भाग 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक, चलिए। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो चैप्टर है हम एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। और देखिए, इससे पहले जो एनसीईआरटी था उसका सिलेबस कुछ और था और अब सिलेबस कुछ और है, सिलेबस कुछ कट गया। ठीक, तो ये नई बुक है और जो निकाल दिया गया है सिलेबस, ठीक, उसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें वही दिया है जो हमें पढ़ना है। और अदर बुक का यूज़ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ आएगा जो एनसीईआरटी में दिया है। आप अरिहंत से पढ़िए या फिर चित्रा से पढ़िए, वो बुक बहुत अच्छी है, मानते हैं, उसमें एक्स्ट्रा भी दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में वही आएगा जो एनसीईआरटी में दिया है। तो एक्स्ट्रा आप पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है, फिर हम मिलाने लगते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम में आएगा। उस टाइम मतलब समय भी कम होता है आपके पास, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो आगे आपको सिलेबस को कवर करने में, रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक, टॉपिक देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है भूमिका। सबसे पहला इसका टॉपिक है भूमिका। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अगला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक है अपवर्तन। अगला टॉपिक है अपवर्तन। ठीक, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों के द्वारा अपवर्तन। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ठीक, उसके बाद अगला इसमें है लास्ट टॉपिक, इसका है प्रकाशिक यंत्र। ठीक, लास्ट टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, ये रहा इस चैप्टर का टॉपिक। इतने टॉपिक को इस चैप्टर में कवर किया गया है और हर एक टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन हम इसको समझते चलेंगे। ठीक है, भूमिका मतलब इस चैप्टर के बारे में दिया होगा। उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन,
उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों के द्वारा अपवर्तन है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। सबसे लास्ट टॉपिक इसका है प्रकाशिक यंत्र। ये रहा इस चैप्टर का पूरा टॉपिक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, चलिए बंद कर दे बड़ा, यहाँ से अब लाइन बाई लाइन पढ़ाते चलेंगे हम। ठीक, अभी चालू मत करो। ठीक, पानी छोड़। हाँ पागल अब का, जब हो जाए पढ़ावे स्टार्ट कर तब से चलिए। तो इसका पहला टॉपिक है गोलीय पृष्ठों के द्वारा, गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये रहा हमारा पहला टॉपिक, गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परावर्तन मतलब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी, जैसे मान लीजिए कि एक ये सतह लेते हैं, पालिशदार सतह, कलई किया गया है। ठीक है, सतह के एक तरफ कलई किया गया होगा, और जब प्रकाश की किरण किसी पालिश युक्त या कलई किए हुए सतह पे टकराती है, ठीक, तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक, मतलब कोई भी प्रकाश की किरण होती है जो कि किसी पालिश युक्त या फिर कलई किए हुए सतह पे आकर टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के टकराने और लौटने की जो क्रिया होती है ना, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, मतलब प्रकाश के किरण का किसी पालिशदार एवं कलई पृष्ठ पे टकराना और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक, अब परावर्तन की घटना में जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक, और जो किरण टकरा के निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच हम एक अभिलंब खींचते हैं पृष्ठ पे। जैसे मान लीजिए n कोई अभिलंब हम खींच दिए, mn लेते हैं अभिलंब का नाम। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है ना, उसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसी को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको कोण R से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए आगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परावर्तन का डिफिनेशन कि परावर्तन किसे कहते हैं। जो हम बताए हैं वही डिफिनेशन हो जाएगा इसका, वही चीज हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक हो गया? तो देखिए आगे देखेंगे।
प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पे टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद है इसी टॉपिक के अंदर है प्रकाश का परावर्तन का नियम। इसका दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन को, इसके नियम को समझेंगे। तो पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक, ये होता है पहला नियम। उसके बाद इसका दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब, पृष्ठ पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक ना, एक ही तल पे होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक, तो आगे हम हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें, इसके अंदर परावर्तन के नियम लिखेंगे, परावर्तन का नियम। ठीक, परावर्तन का दो नियम होता है। तो पहला नियम लिखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक, और दूसरा नियम क्या बोले हैं, दूसरा नियम ये होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वही चीज लिखना है, लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा पृष्ठ पे डाला गया लंब अभिलंब। चलो करो। इसका दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है दूसरा नियम। तो लिखेंगे यहाँ पे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में ठीक, ये हो गया दूसरा नियम। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे है चिन्ह परिपाटी। अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। आगे देखेंगे, अगला हेडिंग डालिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, ये रहा अगला हेडिंग। अब देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या समझना है। देखिए चिन्ह परिपाटी में हमको जो दर्पण से नापी गई दूरियां होती है ना, वो किधर धनात्मक होती है किधर ऋणात्मक होती है, वही चीज हमको चिन्ह परिपाटी में समझना है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण लेते हैं, ठीक, और इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसका हो गया, और मुख्य अक्ष को इसके ध्रुव को P से दर्शाते। ठीक, अब देखिए ये हो गया ध्रुव और इसका ये हो गया द्वारक M1 M2। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो दर्पण होता है ना, दर्पण
दर्पण से जो दाएं ओर की दूरियां होती हैं, दाएं ओर की दूरियां, वो हमेशा कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, ठीक ना। और जो इसके बाईं ओर की दूरियां होती है उसको ऋणात्मक लेते हैं। यही बात को हम 1 नंबर में आप पॉइंट करके लिखेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष होता है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती हैं उसको प्लस में लेते हैं, ठीक। और नीचे की जो दूरियां होती है उसको माइनस लेते हैं, ठीक। चलिए, तो यही 2 बातें हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो यही चीज लिखेंगे कि दर्पण में, दर्पण से दाएं ओर की दूरियां या दाएं तरफ की दूरियां, चलिए, दाएं तरफ की नापी गई दूरी धनात्मक तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक। आगे दूसरी बात इसमें होगी कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक। यही चीज चिन्ह परिपाटी में हमको लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहली बात कि दर्पण से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, हमेशा लेंगे, ठीक ना। और दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी दूरी आप नापेंगे वो धनात्मक चिन्ह के साथ मापेंगे, और तथा मुख्य अक्ष से नीचे के तरफ की जो दूरी मापेंगे हमेशा उसको ऋणात्मक के साथ मापेंगे, ठीक ना। तो ये रहा चिन्ह परिपाटी के बारे में, हो गया, ठीक। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसका। ठीक, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक। चलिए, तो इसको हम समझेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपको हम बता दें कि जो दर्पण में ध्रुव होता है और एक फोकस होता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोले हैं? दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यही चीज हमको यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि दर्पण लेते हैं, ये एक दर्पण हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष में क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस,
और उसके बाद ध्रुव होता है। तो इस ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे किसी दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। ठीक, इसको हम कैपिटल बना लेंगे F। ठीक, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। ठीक, यही होता है फोकस दूरी का डिफिनेशन। ठीक ना। और उसके बाद ध्रुव से केंद्र की जो बीच की दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। और जो यहाँ पे R होता है, जैसे लिख देंगे कि R बराबर वक्रता त्रिज्या और F बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। ठीक, ये चीज होता है। तो फोकस दूरी के बारे में हम जान गए। फोकस दूरी क्या होता है? किसी दर्पण में ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेंगे। इसके बाद इसी में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। कर दो, चालू कर दो तुम। अब चोखा चोखा मत बोलो ना, तब चालू करो। हो गया, चालू करो, चालू करो, चालू करो। अब काटो गधा, जब यहाँ पे बोला जाता चालू करो। हाँ काट, गजब है हलवा। जब चालू करे कहते हैं तो चालू नहीं करता, जब खड़ा हो जाता है तो चालू करता है। वही वीडियो कहीं में, चलो तुम्हारे नहीं एडिट करे बजेंगे। अब शांत रहो, हम थोड़े करें। तो कहाँ उतना घंटा रिकॉर्डिंग करते रहो? पूरा वीडियो काटे। इसका दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है दूसरा नियम। तो लिखेंगे यहाँ पे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में ठीक, ये हो गया दूसरा नियम। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक, तो चलिए आगे है चिन्ह परिपाटी। अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। आगे देखेंगे, अगला हेडिंग डालिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। ठीक, ये रहा अगला हेडिंग। अब देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या समझना है। देखिए चिन्ह परिपाटी में हमको जो दर्पण से नापी गई दूरियां होती है ना, वो किधर धनात्मक होती है किधर ऋणात्मक होती है, वही चीज हमको चिन्ह परिपाटी में समझना है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण लेते हैं, ठीक, और इसका ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसका हो गया, और मुख्य अक्ष को इसके
ध्रुव को P से दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया ध्रुव और इसका ये हो गया द्वारक M1 M2। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो दर्पण होता है ना, दर्पण से जो दाएं ओर की दूरियां होती हैं, दाएं ओर की दूरियां, वो हमेशा कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक ना, और जो इसके बाईं ओर की दूरियां होती है उसको ऋणात्मक लेते हैं। यही बात को हम 1 नंबर में आप पॉइंट करके लिखेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष होता है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती हैं उसको प्लस में लेते हैं। ठीक, और नीचे की जो दूरियां होती है उसको माइनस लेते हैं। ठीक, चलिए तो यही 2 बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक ना, तो यही चीज लिखेंगे कि दर्पण से दाएं ओर की दूरियां या दाएं तरफ की दूरियां, चलिए दाएं तरफ की नापी गई दूरी धनात्मक तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक, आगे दूसरी बात इसमें होगी कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक, यही चीज चिन्ह परिपाटी में हमको लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहली बात कि दर्पण से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, हमेशा लेंगे। ठीक ना, और दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी दूरी आप नापेंगे वो धनात्मक चिन्ह के साथ मापेंगे, और तथा मुख्य अक्ष से नीचे के तरफ की जो दूरी मापेंगे हमेशा उसको ऋणात्मक के साथ मापेंगे। ठीक ना, तो ये रहा चिन्ह परिपाटी के बारे में हो गया। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसका। ठीक, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, चलिए तो इसको हम समझेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आपको हम बता दें कि जो दर्पण में ध्रुव होता है और एक फोकस होता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोले हैं, दर्पण के ध्रुव
तथा उसके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यही चीज़ हमको यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि दर्पण लेते हैं, ये एक दर्पण हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस, और उसके बाद ध्रुव होता है। तो इस ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे किसी दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। ठीक, इसको हम कैपिटल बना लेंगे F। ठीक, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक, यही होता है फोकस दूरी का डिफिनेशन। ठीक ना। और उसके बाद ध्रुव से केंद्र की जो बीच की दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। और जो यहाँ पे R होता है, जैसे लिख देंगे कि R बराबर वक्रता त्रिज्या और F बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। ठीक, ये चीज होता है। तो फोकस दूरी के बारे में हम जान गए। फोकस दूरी क्या होता है, किसी दर्पण में ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेंगे इसके बाद, इसी में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं F तथा R में संबंध देख लेते हैं। F तथा R में संबंध, F तथा R में संबंध क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक दर्पण बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखिए, ये ध्रुव हो गया बिंदु P, F होता है फोकस, उसके बाद वक्रता केंद्र। जैसे अगर कोई समांतर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई दर्पण में, अवतल दर्पण में डालते हैं जैसे किरण, ये अवतल दर्पण है, M1 M2 द्वारा का। ठीक, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ठीक, कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं N बिंदु N पे टकराती है ये किरण और फोकस से निकलती है। तो सबसे पहले हम बिंदु N से ना C पर एक लंब डालते हैं, अभिलंब। ठीक, अब देखिए, पहले हम बता दे रहे हैं कि कैसे प्रूफ करना है, उसके बाद लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक, अब देखिए, इसमें N से यहाँ से एक अभिलंब नीचे की तरफ डालते हैं, मान लीजिए D है, ND। ठीक, अब देखिए, परावर्तन के नियम से क्या होता है कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इसके बीच अभिलंब खींचे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा है, ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण थीटा, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या रख दिए, थीटा रख दिए। ठीक, अब देखिए, और ये जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, समांतर होती है, समांतर गई है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है CNF एक त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में क्या है, ये दोनों समांतर किरण है, तो समांतर किरण को एक तिरछी लाइन काट रही है, तो इसमें एकांतर कोण बनता है। ठीक ना,
अंतः एकांतर कोण, जैसे ये दो समांतर रेखा है, इसको काटते हैं तो ये ऐसे बनता है, ठीक। सॉरी, ये जो होता है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अंदर वाला जो कोण होता है इधर के बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण जो होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला कोण थीटा है वो इसके बराबर होगा, ठीक। अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज का नाम दिखाते हैं NCF, NCF। तो ऐसे त्रिभुज बना है एक, और त्रिभुज का एक बहिष कोण होता है, और जो त्रिभुज का बाहरी कोण होता है ना, अंदर के दोनों, ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण थीटा और ये कोण थीटा है, तो इसका सामने वाला जो बाह्य कोण है वो क्या होगा, 2 थीटा होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक। तो ये अगर थीटा है तो परावर्तन कोण से ये थीटा है, एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा, थीटा ही होगा। अब 22 कोण के आधार पे ये 2 थीटा हो जाएगा। अब इसी आधार पे हमको त्रिभुज को लेकर के यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं आगे, ठीक, आगे देखते हैं इसका प्रूफ, चलिए, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चित्र के अनुसार tan कोण NCF लेते हैं। तो कोण, अब देखिए पहले यहाँ पे त्रिभुज लिख लेते हैं, सॉरी, पहले लिखते हैं कि त्रिभुज NCF में, त्रिभुज NCFD लेते हैं, NCD में, सॉरी, NCD में tan NCD बराबर, NCD बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा। तो लंब का मान कितना है, ND। ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें लंब का मान कितना है, ND है, और आधार का मान क्या है, CD है, यानी कि 10, और NCD यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, मतलब 10 थीटा बराबर NCD। अब ठीक इसी प्रकार ये अगला त्रिभुज इसमें लेते हैं, ये वाला लेंगे, त्रिभुज NFD में 10 NFD का मान, NFD बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, मतलब ND बटा में FD। अब मान रखिए थीटा का कितना है, 2 थीटा बराबर ND अपान FD, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 10 थीटा बराबर ND बटा CD आ रहा है, आगे 10 2 थीटा बराबर, फेंक देंगे उठा के, अभी 10 2 थीटा बराबर होगा ND बटा में FD, ठीक। आगे देखिए, जब थीटा का मान छोटा होता है ना, तो ये 10 थीटा के बराबर हो जाता है, और 10 2 थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो यही चीज यहाँ पे हम, यही बात यहाँ पे लिखेंगे आगे, कि लिखेंगे कि जब थीटा का मान छोटा हो तब ये 10 थीटा जो है ना वो थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक, और 10 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से थीटा बराबर,
यहाँ पे, अर्थात थीटा बराबर एन डी बटा सी डी, एन डी बटा सी डी तथा 2 थीटा बराबर क्या होगा, एन डी बटा में एफ डी। ठीक, ये आपका बना लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 2 बना। यहाँ समीकरण 1 से थीटा का मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण, शांत रहिए, समीकरण 2 में थीटा का मान रखने पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई थीटा का मान क्या है, एन डी बटा सी डी, अब बराबर यहाँ पे क्या होगा, एन डी बटा में एफ डी। ठीक है, एन डी बटा में एफ डी। ये एन डी से एन डी क्या हो जाएगा, इधर जब जाएगा नीचे, जैसे ये बनेगा 2 तिरछा गुणा अगर आप करते हैं तो 2/CD बराबर एन डी बटा में एफ डी मल्टीप्लाई एन डी, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2CD बटा में 1/FD हो जाएगा। ठीक, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब देखिए दर्पण का द्वारक अगर छोटा होगा ना, तो ये n जो है वो कहाँ आ जाएगा, P के पास में आ जाएगा। तो दर्पण का जब द्वारक छोटा होगा तो ये CD जो है ना वो CP के बराबर हो जाएगा। ठीक, और FD जो है ना वो FP के बराबर हो जाएगा। तो अतः हम CD की जगह पे क्या रख देंगे, CP बराबर FD की जगह पे क्या रख देंगे, FP। अब देखिए चित्रानुसार क्या है, जो C और P मतलब केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको r से दर्शाते हैं। मतलब CP बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब FP बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल f। अब इसका मान यहाँ पे रख देंगे, 2/CP के जब क्या रख देंगे, r बराबर 1/f, r बराबर मल्टीप्लाई तिरछा करेंगे तो 2f। मतलब जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या ना, वो फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक ना, ये हो गया इसका डेरिवेशन। r और f में यही संबंध होता है और इसका ये प्रूफ हो गया। ठीक ना, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में, मतलब ये अगर नहीं समझ में आया प्रूफ डेरिवेशन, तो वीडियो को एक बार पीछे करके ध्यान से देखिए। ठीक, जरूर समझ में आएगा, 100% गारंटी है कि समझ में आएगा, आप कोशिश करेंगे तो। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया है और दर्पण पे हमने एक किरण को इसके मुख्य अक्ष के समांतर इस पे आरोपित किए, तो ये टकरा करके F से निकली। ठीक, और यहाँ पे हम इस पे अभिलंब लिए, एक यहाँ पे अभिलंब लिए हैं, तो इधर का कोण देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब थीटा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये समांतर किरणें जब है एक दूसरे को तिरछा एक रेखा काट रही है, तो इसमें जो बना कोण होता है ना, एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना, देखिए ये एक त्रिभुज है एनसीएफ त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, उसका बाहर का जो बहिष्ठ होता है ना, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों थीटा है, तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, लाइन से यहाँ पे हम पहले एनसीडी लिए हैं, एनसीडी में 10 थीटा का मान लिए हैं, लंब बटा आधार यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, और यहाँ पे दूसरे त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम 10 इतना बराबर लिए हैं, मतलब 10 2 थीटा बराबर एन डी बटा में एफ डी। ठीक,
यहाँ पे ये चीज़ नहीं। देखिए जब थीटा का मान छोटा होता है ना तो टेन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाता है और टेन टू थीटा का मान टू थीटा के बराबर हो जाता है। अर्थात बोले तो थीटा बराबर एन डी बटा सी डी और टू थीटा बराबर एन डी बटा में एफ डी। अब यहाँ पे हम समीकरण सेकंड में यहाँ पे टू थीटा के जगह थीटा का मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये बनता है। उसके बाद दोनों इधर पक्षांतर करने पे कैंसिल हो जाते हैं, मैंने 2/CD बटा बराबर 1/FD। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता मतलब ये, तो ये बिंदु कहीं ना कहीं इसके पास होता, मतलब CD जो है CP के बराबर हो जाएगा और FD जो है FP के बराबर हो जाएगा। और उस मान को रख दिया यहाँ पे। और जो CP है ये वो होता है वक्रता त्रिज्या R और FP जो है वो होता है फोकस दूरी F होता है, मतलब R बराबर 2F ये होता है संबंध। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला डेरिवेशन देखते हैं। माध्यम एक मान लीजिए हम जल ले लिए हैं और माध्यम 2 वायु ले लिए हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, ठीक ना, और उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जल एक सघन माध्यम है, जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक, और वायु कैसा है, विरल। सघन का मतलब घना और विरल का मतलब भोजपुरी में बोले तो फाफर। जैसे मान लीजिए कि विरल का मतलब इसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और सघन में विरल की अपेक्षा पास पास होते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, थोड़ा हंसने वाला एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई भैंस लखेर ली है, ठीक, भैंस लखेर ली है, अगर आप मतलब भागने का आपके पास दो ऑप्शन होगा। मान लीजिए कि एक खेत है जो मतलब उसमें कुछ बोया गया अनाज, उसमें भागना है, और एक मान लीजिए खाली मैदान है उसमें भागना है, तो आप किसमें भागना पसंद करेंगे? किसमें भागना पसंद करेंगे? मान लीजिए कि आप जो खाली मैदान है उसी में भागेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो मान लीजिए अनाज बोया हुआ कोई जगह है तो उसमें आप भागेंगे तो आपके जो दौड़ेंगे आप उसमें तो अवरोध उत्पन्न होगा, उसके कारण तो आपकी उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो खाली जगह है जब उसमें आप भागेंगे तो उसमें आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी। अगर आप सघन माध्यम में मतलब सघन जो है उसमें दौड़ते हैं तो फिर तो पीछे से भैंस आके मारिए देगी। तो वही होता है सघन और विरल में अंतर। जो प्रकाश होता है ना वो सघन माध्यम में, मान लीजिए कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है ना तो तेजी से दूर भागता है। किससे? अभिलंब से। इस पे यहाँ पे हम एक अभिलंब लेते हैं, ठीक ना, ठीक। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है इसको ज्यादा जगह मिलता है तो ये अभिलंब से दूर भागती है, ठीक। मतलब इसको जाना चाहिए सीधे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कहां जाती है, इससे थोड़ा हट के चली जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। लेकिन जब ये ऊपर विरल माध्यम होता है, इधर सघन माध्यम, तो सघन माध्यम मान लीजिए घना होता है ना तो ये अभिलंब के तरफ झुक जाती है, अभिलंब से दूर नहीं भागती, अभिलंब के तरफ झुक जाती है। तो यही चीज हमको यहाँ पे लिखना है। परिभाषा लिखिए, चलिए आगे लिखिए, हमारे साथ साथ लिखिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब आगे यहाँ पे अपवर्तन को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक, कि अपवर्तन क्यों होता है। अपवर्तन का मेन कारण यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन का कारण ऐसे
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है, ठीक ना। मतलब अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है, इसीलिए प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक। ये हो गया अपवर्तन का डेफिनेशन, ठीक। अब आगे हम देखेंगे अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का कितना नियम होता है, तो अपवर्तन का 2 ही नियम होता है। पहला नियम ये होता है कि देखिए जो आने वाली किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और जो निकलती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। मान लीजिए ये M1 M2 एक अभिलंब है। पहला नियम होता है अपवर्तन का ये कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये होता है पहला नियम, ठीक। तो पहले नियम को हम लिखेंगे बोर्ड पे। चलिए 1 नंबर पहले हेडिंग लिखिए कि अपवर्तन का नियम, लिखिए अपवर्तन का नियम, हेडिंग है अपवर्तन का नियम, ठीक। 1 नंबर डाल के लिखिए, लिखेंगे कि आपतित किरण, हाँ अपवर्तन का नियम, ठीक। लिखिए आगे पहला नंबर डाल के पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। ये हो गया अपवर्तन का पहला नियम, ठीक। क्या होता है अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। आगे है अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक। लिख लीजिए पहला नियम, उसके बाद दूसरा नियम समझेंगे इसका, अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या होता है। देखिए जो यहाँ पे होता है एक कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो यहाँ पे कोण बनता है अभिलंब से उसको कोण आर, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो जो आपतन कोण की ज्या होती है, ज्या का मतलब साइन, ठीक ना, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, तो उसको बोलते हैं आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात जो होता है ना नियतांक होता है, ठीक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ये होता है आपका दूसरा नियम। तो वही चीज लिखेंगे, लिखेंगे कि आपतन, लिखिए आपतन कोण की ज्या तथा लिखिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक ना। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, नियतांक होता है। जैसे साइन आई अपान साइन आर बराबर, देखिए लिखते हैं n2 अपान n1 बराबर नियतांक। अब यहाँ पे n2 और n1 क्या है, देखिए जो n2 और n1 होता है ना वो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक ना। माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है।
मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक ना। ये रहा अपवर्तन का दोनों नियम, ठीक। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। हमको समझना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अरे भाई गर्मी हो रहा है, थोड़ा हवा खाने दीजिए, हवा भी खाते रहे पढ़ाते भी रहे, ठीक। देखिए आगे हमको समझना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले फिगर बनाते हैं, और ध्यान से पहले फिगर को समझ लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए इसका सीधा सा डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है तो उसका कुछ भाग जो होता है ना परावर्तित हो जाता है, मतलब वापस लौट जाता है, और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जिस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो परावर्तित कैसे हो जाता है, इस बात को समझना है कि परावर्तित कैसे। अपवर्तन की घटना हमने समझ लिया, लेकिन कुछ भाग परावर्तित होता है, तो क्यों परावर्तित होता है, इस बात को समझना है। तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक अभिलंब लेते हैं, ये प्रकाश की किरण जा रही है, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। ये जब मान लीजिए कि ये y हो गया, या फिर माध्यम एक लेते हैं n1 और ये है n2, ठीक। ऐसे जा रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए किसी थीटा कोण पे इसको हम भेज रहे हैं, यहाँ से थीटा कोण पे, तो ये चला जा रहा है, ठीक, अपवर्तित हो जा रहा है। लेकिन जब इस थीटा का मान हम 90 डिग्री करते हैं, ठीक ना, जब इस थीटा के मान को 90 डिग्री कर देते हैं तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी कि नहीं, सीधा हो जाएगी ना। तो उस कोण को क्रांति कोण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री कर दिया जाएगा तो उस कोण को हम क्रांति कोण का नाम देते हैं, और जब हम क्रांति कोण से अधिक कोण पे, माने 90 डिग्री से अगर अधिक कोण पे हम किरण को भेजते तो ये कहाँ होती, वापस लौट जाती उसी माध्यम में, तो ऐसे मतलब उस माध्यम में परावर्तित हो जाती है, ठीक। यही रीजन होता है इसका। क्रांति कोण से जब आप अधिक कोण पे भेजेंगे ना दूसरे माध्यम में, तो वो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है पुनः, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए तो लिखिए, हमारे साथ में लिखते जाइए। लिखिए जब प्रकाश किरण को, देखिए जब प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जिस घटना को इस परावर्तित हो जाता है
जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, मतलब जब प्रकाश को, लिखिए, जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, लिख लिए हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें होती हैं। देखिए, पहला शर्त ये होता है कि जो प्रकाश किरण होता है ना, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला इसका शर्त है, मतलब जो N1 होगा वो सघन होगा और ये क्या होगा, विरल होगा। तो लिखेंगे कि प्रकाश किरण, लिखिए पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करनी चाहिए। ये हो गया पहला शर्त। मतलब पहला शर्त ये होता है कि प्रकाश की किरण कहां से, विरल माध्यम से, सघन माध्यम से कहां जानी चाहिए, विरल माध्यम में। और ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं कि क्यों सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है, क्यों नहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजा जाता है। बता सकते हैं आप लोग, बताओ प्लीज, बोलो जी, कुछ आइडिया दिया। राजन बोलो बताइए, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हुए, कोई तो बताइए ना। प्रकाश जो किरण होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्यों भेजी जाती है, क्यों नहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजी जाती है, बताइए। आप लोग भी बताइए, जो वीडियो को देख रहा है वो भी अपने मन में विचार करे कि सघन माध्यम पहले क्यों लेते हैं, क्यों नहीं पहले विरल माध्यम लेते हैं। सोचिए क्या रीजन है। चलिए तो हम बताते हैं रीजन, और इस रीजन का 5 रुपया रीजन बताने का 5 रुपया लगेगा। ठीक, चलिए देखिए, रीजन बताते हैं फिगर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका N1 माध्यम, ये हो गया N2 माध्यम। देखिए ध्यान से, आप लोग देखिए और आप लोग भी देखिए ध्यान से। जब हम प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पे भेजेंगे, ऐसे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। जब प्रकाश की किरण को हम 90 डिग्री पे भेजेंगे तो ध्यान से देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है, दूर हटता है ना। तो जब मान लीजिए सीधा भेज रहे हैं तो ये अभिलंब से दूर हटेगा तो और इधर चला जाएगा, और जब इधर घूमेगा मतलब ये कहां चला जाएगा, उसी माध्यम में। अगर हम इसको विरल माध्यम लेते हैं, क्या लेते हैं, विरल माध्यम, और इसको लेते हैं सघन, तो जब हम विरल से सघन में जाएंगे तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। मतलब अगर 90 पे भेजते हैं थोड़ा सा इधर होती है अभिलंब की तरफ। लेकिन जब विरल सघन से विरल लेंगे, पहले सघन और बाद में लेंगे विरल। ठीक,
तो ये प्रकाश की किरण 90 से ऊपर चली जाएगी, थोड़ा विलंब से हटेगी तो ऊपर माने उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली शर्त होती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जानी चाहिए, विरल माध्यम की तरफ गति करनी चाहिए। इसीलिए पहले सघन माध्यम लेते हैं, बाद में विरल माध्यम। दूसरा लिखिए, दूसरा इसका रीजन क्या होता है, आपतन कोण। देखिए दूसरा इसका रीजन होता है जो ये आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को IC से दर्शाते हैं, जिसका मान कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर होना चाहिए, के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये होती है दूसरी शर्त। आपतन कोण का मान जब 90 डिग्री होता है ना तो उसी को क्रांतिक कोण भी बोलते हैं। तो मतलब क्रांतिक कोण के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक। ये रहा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन, ये रहा पूर्णांतरिक परावर्तन का शर्त, और ये रहा फिगर, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ आया है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद का डिस्कस करते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए।